स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं आपकी रुचि मैम और आज की इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं भौतिक विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का। बच्चों ये चैप्टर हर एक बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी बोर्ड्स में इस चैप्टर से करीब 2 से 3 क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं और 8 से 10 नंबर ये चैप्टर अपने आप में समेटे हुए हैं। यानी कि अगर ये चैप्टर आपको तैयार हो गया तो आप मान लो कि बोर्ड एग्जाम में आपके 8 से 10 नंबर तो पक्के ही हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करेंगे और रिवाइज करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार प्रकाश है क्या। तो जो हमें लगता है कि भाई जो प्रकाश है वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा मिटाने के काम आता है या फिर हमारी जिंदगी से केवल अंधेरे को गायब करता है, पर ऐसा नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और बच्चों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को धूप में छोड़कर आ जाते हैं तो कुछ देर बाद अगर आप उसको टच करके देखो तो बहुत गर्म महसूस होती है ना। तो भाई ये हमने धूप में वस्तु को रखा तो वो गर्म कैसे हो गई? क्योंकि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। तो जब भी किसी वस्तु पर धूप पड़ रही है यानी कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पड़ रहा है तो बेसिकली जो फोटोन है वो क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को उस वस्तु में ट्रांसफर कर देते हैं जिसके कारण वह वस्तु हमें गर्म लगती है। तो यानी कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। जो सूर्य है वो हम कह सकते हैं प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से प्राप्त जो प्रकाश है उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं सौर ऊर्जा भी कहते हैं, है ना। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा भी कहते हैं। तो ये तो पता चल गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब बच्चों प्रकाश का रास्ता कैसे है? भाई जैसे कि हमें पता है यार, हम सब नानी के यहाँ जाते हैं, मामी के यहाँ जाते हैं तो एक रास्ते से जाते हैं ना यार। उसी प्रकार से जो भी हमारा वस्तु है जिससे प्रकाश आ रहा है तो कैसे आएगा आप तक? तो बच्चों जो प्रकाश है वो हमेशा ही सीधी रेखा में चलता है। यानी कि जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है तो ऐसे नहीं आ रहा है कि हाँ भाई टेढ़े मेढ़े रास्ते पे आ रहा है, नहीं, वो बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। बच्चों कुछ स्मरणीय बिंदु है यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, अगर प्रकाश के रास्ते में कोई भी अपारदर्शी वस्तु आ गई जिसको प्रकाश पार नहीं कर सकता है तो क्या होगा, उसकी छाया का निर्माण हो जाएगा। तो आपने अपनी शैडो देखी होगी, है ना। तो छाया कैसे बनती है कि भाई आप क्या करें, भाई प्रकाश के रास्ते में आप आ गए, है ना। जैसे मान लो लैंप के नीचे आप खड़े हो तो अब क्या होगा, प्रकाश के रास्ते में तो आप आ गए तो क्या होगा भाई, छाया का निर्माण हो जाएगा। तो जब भी प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी तो उसकी छाया का निर्माण हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये कि भाई प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, है ना। अंतरिक्ष में निर्वात है बट फिर भी हमारा जो प्रकाश है वहां पे धड़ल्ले से चलता है, बहुत स्पीड में चलता है। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब प्रकाश को मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई माध्यम नहीं है तो कोई बात नहीं है, चल लेगा, बट हाँ कुछ माध्यम में ही प्रकाश चलेगा। जैसे कि हमारे पास जो माध्यम है तो वो माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। जैसे कि आपके पास जो है कांच है, तेल है, मोम है, जल है, ये सब कैसे माध्यम है, ये सब पारदर्शी माध्यम है। तो सबसे पहली चीज कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात नहीं, प्रकाश आराम से चलता है। वहीं पर ही जहां पर पारदर्शी माध्यम होगा वहीं पर ही प्रकाश चल पा रहा होगा। तो प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम से होकर ही चलता है, जैसे कि तेल, कांच, मोम आदि। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और बेटा ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति की, यानी कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति क्या है। तो बच्चों प्रकाश हमें पता है कि सीधी रेखा में चलता है, बट अगर प्रकाश के रास्ते में कोई तीक्ष्ण वस्तु आ जाए, प्रकाश के रास्ते में कोई अवरोध आ जाए तो क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें वो आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। तो प्रकाश के रास्ते में अगर कोई भी तीक्ष्ण वस्तु आ जाएगी, कोई अवरोध आ जाएगा, है ना, तो उस क्या होगा, जो हम कह सकते हैं अवरोध के किनारे हैं वो क्या करेंगे, प्रकाश को हल्का सा मोड़ देंगे। इस घटना को हम कहते हैं विवर्तन की घटना, यानी कि प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना विवर्तन की घटना कहलाती है। बच्चों विवर्तन तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि अगर कोई भी विवर्तन की घटना को प्रदर्शित कर रहा है इसका मतलब कि वह एक तरंग है। चूंकि प्रकाश ने भी विवर्तन की घटना को प्रेजेंट किया है, विवर्तन घटना उसके साथ घटित हुई है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो प्रकाश है वो क्या है, तरंग के रूप में चलता है। अब बच्चों
ये बात हमें पता थी कि ये प्रकाश जो है एक प्रकार के तरंग है। पर 20वीं शताब्दी में हुआ ये कि जब प्रकाश को एक धातु की सतह पर आपतित कराया गया तो उससे हमने कहते हैं भाई कुछ फोटॉन्स निकल रहे थे। इस घटना को हमने बोला प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया। इसे बच्चों हम लोग प्रकाश का वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं, जिसे आप लोग क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों 20वीं सदी में हमें यह भी पता चल गया कि जो प्रकाश है वो केवल तरंग के रूप में नहीं चलता है, कण के रूप में भी चलता है, यानी कि जो प्रकाश है वो द्वैतीय प्रकृति शो करता है। तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की दो प्रकृति है। प्रकाश दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी व्यवहार करता है। आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों बात करते हैं प्रकाश की घटना की, जो कि सबसे पहली घटना है हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन। बच्चों सबसे आसान भाषा में कहना चाहूंगी कि हमें लगता है कि जैसे ही प्रकाश मिलेगा वैसे ही चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, पर असल में हमें वस्तुएं क्यों नजर आ रही हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं नजर आ रही हैं, उसका रीजन है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन बच्चों बहुत ही आसान समझना, इसको बहुत ही आसान है। आपने रबर की गेंद से घर पर खेला होगा। जब भी हम रबर की गेंद को क्या करते हैं भाई, दीवार में मारते हैं तो क्या होता है, वो टकरा करके लौट के आती है। उसी प्रकार से प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश की परावर्तन की घटना कहलाएगी। यानी कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन में माध्यम परिवर्तित नहीं होता है। जो तल है ना, जो जिससे परावर्तन हो रहा है, जिसपे प्रकाश पड़ रहा है, वो तल जितना चिकना होगा प्रकाश का परावर्तन उतना ही ज्यादा हो रहा होगा। दर्पण से बच्चों 99% तक क्या होता है, प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं परावर्तन के नियमों की। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर मैं मान लूं कि इस बोर्ड से परावर्तन हो रहा है तो क्या होगा, आने वाली किरण, जो टकराकर जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों इसी तल पे होंगे ना। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो परावर्तन का दूसरा नियम है वो ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। यानी कि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब दर्पण क्या है? बच्चों याद रखिएगा कि दर्पण प्रकाश के परावर्तन पर ही बेस्ड कह सकते हैं कि युक्ति है। बेसिकली जो दर्पण है वो कह सकते हैं एक ऐसी युक्ति है जिससे क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन होने के पश्चात प्रतिबिंब नजर आ रहा है। तो बच्चों हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे दर्पण डेली देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग सुबह फ्रेश होते हैं ना, सजते संवरते हैं, तो आपने समतल दर्पण को देखा होगा। गाड़ी के साइड में कुछ ऐसा दर्पण लगा देखा होगा और आपने गली मोहल्ले में आपने दर्पण लगा हुआ देखा होगा। तो बच्चों बेसिकली ये है समतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण और ये है हमारा अवतल दर्पण। अब ये दर्पण एग्जैक्टली होता क्या है, करता क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं। तो बच्चों अगर कांच कैसी है, कांच तो पारदर्शी है, तो क्या होगा, प्रकाश कांच से होकर निकल जाएगा। बट अगर हम लोग क्या करें, कांच की एक तरफ पॉलिश कर दें, है ना, जिससे क्या होगा, जो दूसरा सिरा है वो बहुत ही चमकीला हो जाएगा, तो क्या होगा, तो जो प्रकाश है वो आएगा और इस चमकीली सतह से परावर्तित हो जाएगा। तो बेसिकली जो कांच के अगर हम एक तरफ लेप लगा दें तो दूसरा तरफ क्या दिखेगा, चमकदार दिखेगा। बेसिकली होगा ये कि इसी चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश की परावर्तन के पश्चात जहां पर प्रकाश किरणें मिलेंगी वहां पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं दर्पण जो है एक प्रकाशीय युक्ति है जो कि प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होती है। अब बात करेंगे समतल दर्पण की। तो अगर हम कांच की एक समतल प्लेट ले लें, उसके जो है एक साइड में पॉलिश करते हैं, पॉलिश किसी करेंगे, चांदी की कलई कर सकते हैं, पारे की जो है कलई कर सकते हैं। तो अगर हम समतल कांच की प्लेट लें और उसके दूसरी तरफ क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो क्या होगा, जो दर्पण मिलेगा वो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। बच्चों समतल दर्पण से जो
प्रतिबिंब बनता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। अक्सर ये विशेषताएं आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। बच्चों बहुत आसान है, आपने खुद को दर्पण में देखा होगा, तो आप अगर गोरे हो तो गोरे दिखोगे, छोटे हो तो छोटे दिखोगे, मोटे हो तो मोटे दिखोगे ना। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो यही है कि जो समतल दर्पण है वो वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों सेकेंड थिंग याद रखिएगा, समतल दर्पण से सदैव ही सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कभी खुद को उल्टा तो नहीं देखते होगे, सीधा ही देखते हो। याद रखना, अगर प्रतिबिंब सीधा है इसका मतलब क्या है, आभासी, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा बनाया हुआ जो प्रतिबिंब होता है बच्चों वो सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर आप दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा होगा, यानी कि समतल दर्पण के सामने वस्तु की जो दूरी होगी और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, दोनों दूरियां क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, एक चीज और आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर आप मिरर में, समतल दर्पण में अगर आप लेफ्ट हैंड अपना देखोगे तो आपको वो अपना राइट हैंड दिख रहा होगा, यानी कि लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है। इसे हम लोग कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण, है ना। तो यानी कि जो समतल दर्पण है उसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व रूप से, आंशिक रूप से व्युत्क्रमित होता है। बच्चों समतल दर्पण के बारे में इतनी ही कहानी थी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ कि अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में तो आपको क्या करना होगा, अपनी लंबाई की जो है कह सकते हैं आधी लंबाई का समतल दर्पण लेना होगा। तो यदि मान लीजिए वस्तु 60 सेंटीमीटर लंबी है तो अगर आप उस 60 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो आपको 30 सेंटीमीटर दर्पण यूज करना होगा। आगे बढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने देखा समतल दर्पण, अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हमारे पास दो हैं, एक है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। अब उत्तल और अवतल दर्पण में क्या डिफरेंस है आइए जानते हैं। तो बच्चों चम्मच हम सब लोगों ने डेली यूज करते हैं, अपने घर में खाना वाना खाते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, जिस पार्ट से आप खाना खाते हो ये क्या है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है ना। तो आ से अवतल, आ से अंदर की ओर धंसा हुआ, तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन इसके अंदर की ओर दबे हुए भाग से होगा। आ से अवतल, आ से अंदर की ओर दबा हुआ, तो जिसमें परावर्तन, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन अंदर की ओर दबे हुए भाग से होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। यानी कि इसमें पॉलिश कहां पर होगी, उभरे हुए भाग पर होगी, है ना। तभी तो जो अंदर की ओर दबा हुआ हिस्सा है वो चमकीला हो गया है। चमकीले से ही क्या होगा, प्रकाश का पूरा परावर्तन हो जाएगा। ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ, यानी कि ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन इसके उभरे हुए तल से होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। इसमें बेटा जी क्या होगा, पॉलिश इसके अंदर की ओर दबे हुए हिस्से पर होगी। अब बच्चों हम आएंगे सीधे उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण पे। तो याद रखिएगा जो अवतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां हैं और हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं और कभी कभी डायरेक्टली जो है आपको किरण आरेख बनाने के लिए आ जाएगा। बच्चों आपको वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली है जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा, हमें मुख्य फोकस पर मिलेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा मिलेगा, वास्तविक और उल्टा मिलेगा। तो पहली स्थिति याद रखना। दूसरी स्थिति होती है जब हम वस्तु को C और अनंत के बीच, यानी कह सकते हो वक्रता केंद्र से परे रखते हैं या कह सकते हो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तब बेटा प्रतिबिंब मिलता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि C और F के बीच प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, तीसरी स्थिति होती है जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दें। तो अवतल दर्पण में जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दोगे तो आपको प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, आपको प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर मिलेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा मिलेगा और वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा, यानी कि C पर रखा हुआ प्रतिबिंब, C पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब C पर ही बन जाता है, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा।
बच्चों आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास चौथी स्थिति है, वो ये है जब हम वस्तु को F और C के बीच रखते हैं, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। तो जब वस्तु को F और C के बीच रखा जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। इस स्थिति में जो बनने वाला प्रतिबिंब है बेटा, वो कैसा होता है? वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। याद रखना, जो चौथी स्थिति है बेटा, वो हम कह सकते हैं दूसरी स्थिति के देखो ऑपोजिट है। यहाँ पर हमने वस्तु को रखा था वक्रता केंद्र से दूर, या कह सकते हो वक्रता और अनंत के बीच रखा था। प्रतिबिंब C और F के बीच बना था। चौथी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? चौथी स्थिति में हम वस्तु को F और C के बीच रख रहे हैं। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? जहां पर पहले वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? देखो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। वहां पर जो हमारा प्रतिबिंब था वो कैसा था? वस्तु से छोटा था। यहाँ पर क्या होगा? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। बच्चों पांचवी स्थिति पहली स्थिति का ऑपोजिट है। देखो, पहली स्थिति क्या थी? जब वस्तु को अनंत पर रखा था, प्रतिबिंब फोकस पर बना था। पांचवी स्थिति क्या? जब वस्तु को फोकस पर रखोगे, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? बेटा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। याद रखना, फोकस पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है अनंत पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, आवर्धित प्रतिबिंब मिलता है। इसलिए ही हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल वहां पर करते हैं जहां पर हमें वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब चाहिए होता है। बच्चों वहीं पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन पांचों स्थितियों में हमें अवतल दर्पण से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है ना भाई। हमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिल गया, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिल गया, बहुत बड़ा प्रतिबिंब भी मिल गया, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब भी मिल गया। लेकिन सभी के सभी पांचों स्थितियों में जो प्रकृति थी प्रतिबिंब की, वो वास्तविक और उल्टा थी। लेकिन अवतल दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। यह अवतल दर्पण का स्पेशल केस है। जब आप वस्तु को F और P के बीच रखोगे, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बेटा, वो वास्तविक आभासी और सीधा बनेगा। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब मिल रहा है, यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा बनाया हुआ जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो ये तो थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की स्थितियां, जो कि 6 थी। हमने 6 स्थिति देख ली है। अब अवतल दर्पण के उपयोग देखेंगे। तो बच्चों अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी की हेडलाइट में। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो भी अवतल दर्पण का ही बना होता है। हजामती दर्पण के रूप में, मेकअप दर्पण के रूप में, सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाक कान गले का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम वहां पर करेंगे जहां पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए हो, जहां पर प्रकाश किरणों की इकट्ठा करना हो और जहां पर समानांतर प्रकाश किरणें चाहिए हो। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बच्चों उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की मात्र 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, जब वस्तु को अनंत पर रख रहे हो, अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा? फोकस पर बनेगा। याद रखना, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरी स्थिति क्या है? आप अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी वस्तु को रख दो, प्रतिबिंब कहां पर बेटा बनेगा? प्रतिबिंब आपको F और P के बीच मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों हमेशा ही वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिलता है। तो अगर आपने पहली स्थिति देखी हो, जब वस्तु को अनंत पर रखा था तब भी हमें जो प्रतिबिंब मिला था वो बहुत ही छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब था, आभासी और सीधा प्रतिबिंब था। अगर आप दूसरा केस देखो तब भी हमें जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिल रहा है, आभासी और सीधा मिल रहा है। यानी कि जो उत्तल दर्पण है बेटा वो क्या करेगा? वो जो है हमेशा वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव ही आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही साथ बेटा देखो ध्यान से, जो उत्तल दर्पण है ना वो क्या कर रहा है? प्रकाश किरणों को फैला रहा है। तो इसलिए ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सड़कों पर लगे हुए लैंप में, साथ ही साथ साइड मिरर के रूप में, जिसे हम लोग कहते हैं पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो बड़े जो वस्तु है वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है, जिसके कारण कह सकते हैं इसका दृष्टि क्षेत्र काफी अधिक होता है। आगे बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन पूरा कंप्लीट हो गया, जिसके अंतर्गत परावर्तन था, है ना। परावर्तन के अंतर्गत हमने देखा भाई दर्पण है, 3 प्रकार के दर्पण थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो जब भी प्रकाश की जो किरणें हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी,
वहां पर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। इसके हम लोग दैनिक जीवन में एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पानी में जो पड़ी हुई जो छड़ी होती है, फिर जो पेंसिल होती है, वो कैसी दिखती है, टेढ़ी दिखती है ना। पानी में अगर नींबू डालो तो साइड से देखने पर हमें बड़ा दिखाई देता है। बर्तन की तली जो है हमें उभरी हुई दिखाई देती है। तालाब की गहराई कम महसूस होती है। उन सबका रीजन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कब होगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन दो तरह से होगा, जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाएगी या फिर विरल से सघन जाएगी। याद रखिएगा, जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल जाती है तो सघन से विरल जाने पर अभिलंब से दूर हटेगी। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। बच्चों, ये हमने देख लिया, तो इस प्रकार से कह सकते हैं अभिलंब की ओर झुकना और अभिलंब से दूर हटने की जो घटना है वही प्रकाश का अपवर्तन है। बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन में एक बात ध्यान रखिएगा कि माध्यम के परिवर्तन होने पर बेसिकली प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के भी बच्चों दो नियम है। पहला जो नियम है वो यही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम, जिसके अनुसार किसी एक रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो बच्चों, ये फॉर्मूला होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर, जिसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। ये बेटा जो नियतांक है ये और कोई नहीं बल्कि अपवर्तनांक है, जो कि किसी माध्यम की में जो है प्रकाश की चाल को बताएगा। आगे बढ़ेंगे, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। तो एक बार इसको देख लेंगे। आप देख सकते हो प्रकाश किरण जो है वायु से कांच की स्लैब में प्रवेश कर रही है। माध्यम में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, पहली सतह पर ही क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा और ये प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि प्रकाश किरण कहां से आ रही है बेटा, वायु से कांच में आ रही है, विरल से सघन माध्यम में आ रही है। जब ये प्रकाश किरण बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो बेटा क्या होगा, वापस से इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि इस बार प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है ना। कांच से वायु जा रही तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। अब बच्चों, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि देखो, जो हमारी निर्गत किरण यानी जो प्रकाश किरण इस कांच की सिल्ली से बाहर निकल रही है, उस निर्गत किरण को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपतित किरण के समानांतर है। यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समानांतर होते हैं। ये होता है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का रिजल्ट, कि जो हमारी आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है वो परस्पर समानांतर होती है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी आपतित किरण है वो क्या हो, ये बेटा अपवर्तन के कारण क्या हो, ये थोड़ी सी विस्थापित हो गई है और बेटा इसे ही हम लोग कहते हैं पार्श्व विस्थापन। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब जरा देखेंगे लेंस को। तो प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित होता है लेंस। लेंस क्या है, तो बच्चों लेंस हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकाशीय युक्ति है, जिसमें क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के बाद हमें जो है प्रतिबिंब मिलेगा। तो लेंस प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होते हैं। तो हम कह सकते हैं दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाएगा। यानी कि लेंस को हम लोग सदैव ही पारदर्शी माध्यम से ही बना सकते हैं। पारदर्शी माध्यम होना जरूरी है। लेंस हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक है उत्तल और एक है अवतल। उत्तल लेंस क्या है, ध्यान से देखो तो बच्चों ये क्या है, दो उभरे हुए वक्र पृष्ठों से बना हुआ लेंस है ना। आप देख सकते हो उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस क्या है, दो अंदर की ओर दबे हुए वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम, यानी कि बीच में पतला, किनारों पर मोटा। याद रखना बच्चों, जो उत्तल लेंस है वो अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है और जो हमारा अवतल लेंस है वो उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। बच्चों याद रखिएगा, अवतल जो दर्पण था वो क्या करता था, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता था, केंद्रित करता था। उसी प्रकार से जो हमारा उत्तल लेंस है वो क्या करेगा, प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर इकट्ठा करेगा। इसलिए बच्चों हम लोग उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी
कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। वहीं पर जो हमारा अवतल लेंस है वो भी उत्तल दर्पण के पद चिन्हों पर चलेगा और क्या करेगा? प्रकाश किरणों को फैलाएगा अपवर्तन के पश्चात। इसलिए बच्चों हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो हमने देख लिया उत्तल लेंस क्या करता है भाई, बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर हम बात करें अवतल लेंस की तो बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, साथ ही साथ जो है ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं अपसारी लेंस। अब बच्चों देखेंगे प्रतिबिंब का निर्माण। तो बस याद रखिएगा कि जैसे हमारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां थी, उसी प्रकार से उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की भी 6 स्थितियां हैं और सारी की सारी स्थितियां दोनों की बेसिकली जो है कॉमन ही है। पहली स्थिति, जब वस्तु को अनंत पर रखा, तो जब वस्तु को अनंत पर रखोगे तो प्रकाश किरणें फोकस पर मिलेंगी। बेटा याद रखना लेंस के पास 2 फोकस होते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखो बच्चों, जो इसका F2 है यहाँ पर प्रकाश किरणें मिलेंगी और इस प्रकार से हम कह सकते हैं अनंत पर रखी हुई वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। फोकस पर वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सेकंड है 2F1 के पीछे। बेटा 2F1 क्या है? प्रथम वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब आप वस्तु को रखोगे प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा? F2 और 2F2 के बीच, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ही मिलेगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। 2F1 पर यानी कि वक्रता केंद्र पर ही। तो जब आप वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखोगे प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। 2F1 पर रखोगे प्रतिबिंब कहां मिल जाएगा? 2F2 पर मिलेगा, वस्तु के आकार के बराबर मिलेगा, वास्तविक और उल्टा मिलेगा। बच्चों F1 और 2F1 के बीच यानी कि फोकस और वक्रता के बीच, तो जब हमने फोकस और वक्रता के बीच रखा प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा? बेटा प्रतिबिंब मिलेगा हमारा जो है कह सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो आप देख सकते हो कि 2F2 से दूर प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। वहीं पर ही अगर आप वस्तु को फोकस पर रख दो तो यहां पर भी क्या होगा? अगर आप वस्तु को फोकस पर रखोगे तो प्रकाश किरणें अनंत पर कहीं जाकर के मिलेंगी और इस प्रकार से हम कह सकते हैं फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वहीं पर जब हम वस्तु को O और F के बीच रखे, यानी कि हमने क्या रखा? हमने वस्तु को जो है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा। दर्पण के पास क्या था? दर्पण का ध्रुव था, यहाँ पर क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। तो जब हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो उत्तल लेंस भी क्या करेगा? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जैसे ही वस्तु को F और O के बीच रखा, हमें वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने 6 स्थितियां देख ली। अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की मात्र 2 स्थितियां हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखोगे प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? फोकस पर ही प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड, अनंत के अतिरिक्त तुम कहीं भी रख दो, है ना। अगर आप चाहे वस्तु को यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, हमेशा क्या होगा? हमेशा ही बच्चों आपको आभासी और सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अवतल लेंस से बने हुए जो प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव ही आभासी और सीधा वस्तु से छोटे होते हैं। वहीं पर जो हमारा उत्तल लेंस है वो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बना सकता है, वस्तु से छोटा ही बना सकता है, वस्तु से बड़ा ही बना सकता है, आभासी ही बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, बात करते हैं कुछ फॉर्मूलेस की। तो बच्चों इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि हमारा पहला फॉर्मूला है दर्पण सूत्र। तो याद रखिएगा दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां पर f होती है फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी। याद रखिएगा वस्तु की दूरी सदैव नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी होगी? वस्तु हमेशा दर्पण और लेंस के सामने रखी होती है, बाईं ओर रखी होती है। वहीं पर बच्चों याद रखना जो हमारा उत्तल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होगी। रेखीय आवर्धन की अगर बात करूं तो बेटा आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं आवर्धन। m बराबर I/O। बच्चों वहीं पर ही रेखीय आवर्धन का एक सूत्र और भी है, m बराबर माइनस का v/u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम लोग कह सकते हैं आवर्धन, है ना। याद रखिएगा
जब हम लोग दर्पण के लिए आवर्धन निकालते हैं तो m बराबर माइनस का v अपॉन यू लेते हैं। जब लेंस के लिए आवर्धन निकालते हैं तो m बराबर v अपॉन यू लेते हैं। ठीक है, अगर आवर्धन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा होगा। अगर आवर्धन धनात्मक है इसका मतलब कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। बच्चों वहीं पर अगर मैं बात करूं लेंस सूत्र की, तो बच्चों लेंस सूत्र है 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू, जहां पर एफ है फोकस दूरी, वी है प्रतिबिंब की दूरी और यू है वस्तु की दूरी। याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। साथ ही साथ याद रखना अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों ही नेगेटिव होंगी, क्योंकि बच्चों अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो बाईं ओर बन रहा होता है, इसलिए u और v इस केस में हम लोग नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव लेंगे और फोकस दूरी तो नेगेटिव होती ही है। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे लेंस की क्षमता। तो याद रखना जो लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, p बराबर 1 अपॉन एफ। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। बच्चों याद रखना डायोप्टर हम लोग तब लेंगे जब फोकस दूरी किसमें होगी, मीटर में होगी। तो बच्चों बेसिकली जो है ये हमारा पूरा चैप्टर था। तो हम लोगों ने 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए हैं। और बच्चों अगर अब आपको लग रहा है कि चैप्टर आपको आ गया है, रिवाइज हो गया है, तो बारी है टेस्ट देने की। और आपको टेस्ट कहां पर देने को मिलेगा, तो आपको जाना है इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाओ। तो जैसे ही वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पर एक लिंक दी होगी, उसको क्लिक करना और फटाफट से जाकर के डाउटनेट ऐप पर टेस्ट देकर के आओ और आपको पता चल जाएगा कि क्या ये चैप्टर आपको तैयार हो गया है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टेस्ट देना मत भूलना, बाय बाय।